जूलियस सीजर 5 एक्ट्स में एक ड्रामा है। विलियम शेक्सपियर ने इसे 1599 और 1600 के बिटवीन लिखा था। इसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। इस प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जूलियस सीजर ये एक रोमन जनरल और सीनेटर है। जूलियस सीजर राजा नहीं है क्योंकि उस टाइम रोम में गणतंत्र हुआ करता था। हम इसे रोम का रक्षक और सेनापति बोल सकते हैं। कैल्पुनिया ये सीजर की वाइफ है। ब्रुटस ये भी एक पॉलिटिशियन है और सीजर का फ्रेंड है। पोर्शिया ये ब्रुटस की वाइफ है। एंटनी ये भी एक पावरफुल जनरल है और सीजर का फ्रेंड है। कैशियस ये ब्रुटस का फ्रेंड है और ये सीजर की बढ़ती हुई पावर से जेलस फील करता है। ऑक्टेवियस ये सीजर का गोद लिया हुआ बेटा है। सूथसेयर ये एक भविष्य बताने वाला है जो जूलियस सीजर को वॉर्न करता है। ये कॉन्स्पिरेटर्स के नेम है जो साजिश करते हैं जूलियस सीजर को मारने की। टाइटेनियस ये कैशियस का फ्रेंड है। इसमें कुछ और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं पर इस प्ले की स्टोरी को समझने के लिए ये कैरेक्टर्स पर्याप्त हैं। जूलियस सीजर अपने दुश्मन पॉम्पी को हराकर रोम लौट रहे होते हैं। उनके साथ उनके दोस्त और मिलिट्री जनरल ब्रुटस, कैशियस और एंटनी भी होते हैं। जनता की भीड़ उन्हें देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। तभी एक सूथसेयर भविष्य देखने वाला जूलियस सीजर को चेतावनी देकर कहता है कि द इडिस ऑफ मार्च मत जाना। द इडिस ऑफ मार्च वो जगह थी जहां सीनेट दरबार लगता था, लेकिन सीजर उसकी चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं देता है। इसके बाद कैशियस कुछ और लोगों के साथ मिलकर सीजर को मारने की कॉन्स्पिरेसी रचता है। वो ब्रुटस को भी अपने साथ मिलाने की बात करता है। वह कहता है कि ब्रुटस तो सीजर से कहीं ज्यादा पावरफुल है, लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, वह एक सम्मानित व्यक्ति है, फिर भी हर बात का क्रेडिट सीजर को ही क्यों मिलता है? ऐसा सिर्फ वह ब्रुटस को फुसलाने के लिए कहता है। लेकिन उस समय ब्रुटस सीजर को मारने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने से मना कर देता है। वो सीजर को एक अच्छा राजनयिक मानता था। इसके बाद कैशियस दूसरी चाल चलता है। वह ब्रुटस के घर कुछ फेक लेटर्स भिजवाता है। ब्रुटस को लगता है कि जैसे वो लेटर्स रोम की जनता ने लिखे हैं। लेटर्स में लिखा गया था कि जनता सीजर की नीतियों से नाराज हो रही थी। हालांकि ये सब झूठ था और कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, लेकिन ऐसे लेटर मिलने की वजह से ब्रुटस का सीजर के लिए ओपिनियन बदलने लगा था। उसे संदेह होने लगा था कि कहीं सच में ही सीजर को पावर का घमंड तो नहीं हो गया। एक दिन जब ब्रुटस और कैशियस बात कर रहे होते हैं, तभी कैस्का नाम का आदमी वहां आता है। वो भी कैशियस से मिला हुआ था। वो बताता है कि एक स्पीच के दौरान एंटनी ने सीजर को 3 बार राजा बनने के लिए कहा, उसे 3 बार क्राउन ऑफर किया, लेकिन सीजर ने तीनों बार इस ऑफर को ठुकरा दिया। इससे रोम की जनता ने सीजर की बहुत प्रेज की, उसे बहुत सराहा। लेकिन जनता की इस प्रेज से सीजर इतना अपसेट हो गया कि उसे दौरा पड़ गया। दौरा तो नेचुरल कारणों से पड़ा था, लेकिन कैस्का ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे बताया ताकि लगे सीजर सच में राजा बनना चाहता था। अब ब्रुटस को लगने लगा था कि सच में ही सीजर के मन में सत्ता का लालच आ गया है। उसे लगा कि सीजर एक डिक्टेटर बनना चाहता है जो देश और जनता के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। आखिर देश और जनता के हित के लिए वो कैशियस की कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। कैशियस यह भी कहता है कि सीजर के साथ साथ उसके दोस्त एंटिनो की मार देते हैं, लेकिन ब्रुटस इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि एक साथ 2 लोगों के मरने से जनता उन पर डाउट करेगी। अगले दिन सीजर जब सीनेट की तरफ जाने की तैयारी करता है तो उसकी पत्नी कैल्पुनिया उसे आज के दिन जाने के लिए
मना करती है और बार बार कहती है कि आज तुम सीनेट मत जाओ। वो कहती है कि उसने सपने में सीजर के स्टैचू को खून से लथपथ देखा है और सारे दरबारी उस खून से अपने हाथ धो रहे थे। लेकिन तभी ये डैशियस नाम का कॉन्स्पिरेटर आता है और कहता है कि कैल्पोनिया ने इस सपने का गलत मतलब निकाला है और बताता है कि आज का मामला बहुत ही आवश्यक है, आज सीनेट जाना बहुत ही जरूरी है और सीजर को उसमें जरूर जाना चाहिए। कैल्पोनिया को समझा बुझाकर सीजर सीनेट में शामिल होने चला जाता है। सीनेट में कॉन्स्पिरेटर्स एक फेक याचिका सीजर के सामने रखते हैं। वो एक आदमी जिसे देश निकाला दे दिया गया था उसे वापस बुलाने के लिए कहते हैं। सीजर इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये तो वो लोग पहले से ही जानते थे। फिर सारे कॉन्स्पिरेटर्स सीजर के आसपास सर्कल बनाकर खड़े हो जाते हैं, उसके आगे सम्मान से सर झुकाते हैं। तभी कैस्का अचानक से चाकू से वार कर देता है। एक एक करके सभी कॉन्स्पिरेटर्स सीजर को चाकू मारते हैं। आखिर में ब्रुटस भी सीजर को चाकू मारता है। अपने दोस्त को दुश्मनों से मिला देखकर सीजर का हौसला टूट जाता है और वो कहता है कि ब्रुटस तुम भी। ये कहकर वो नीचे गिर जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। सब कॉन्स्पिरेटर्स सीजर के खून से अपने हाथों को रंग लेते हैं। इस तरह कैल्पोनिया का वो बुरा सपना सच हो जाता है। एंटनी को किसी बहाने से बाहर भेजा गया होता है। जब वो वापस आता है तो सीजर के मृत शरीर को देखकर रोने लगता है, लेकिन वो ब्रुटस से कहता है कि वो उन सबका साथ देगा। फिर वो सभी कॉन्स्पिरेटर्स से हाथ मिलाता है और देखता है कि किस किस के हाथ खून से रंगे हैं। एंटनी उनसे पूछता है कि सीजर को क्यों मारा। ब्रुटस कहता है कि फनरल के समय सारी जनता के सामने यह बताया जाएगा कि सीजर को क्यों मारा गया है। एंटनी कहता है कि फनरल पर उसे भी बोलने का मौका दिया जाए। वो एक स्पीच देना चाहता है जिसे ब्रुटस स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सारे कॉन्स्पिरेटर्स वहां से चले जाते हैं। एंटनी मृत सीजर से उसकी मौत का बदला लेने का प्रॉमिस करता है। फनरल के मौके पर ब्रुटस जनता को बताता है कि सीजर कैसे सत्ता के मद में चूर हो रहा था। वो डिक्टेटर बनना चाहता था और सारी जनता उसकी गुलाम बन जाती, उनकी सारी आजादी छीन ली जाती। इसलिए जो भी किया गया है वो जनता और देश के हित में किया गया है। उस समय जनता ब्रुटस की बातों से कन्विंस हो जाती है। इसके बाद एंटनी ने बोलना शुरू किया। एक एक करके वह सारी परतें खोलने लगा। उसने बताया कि यह सीजर ही था जिसने जनता को बार बार दुश्मनों से बचाया था। उसी की वजह से रोम इतना धनवान बना था, इतना पावरफुल बना था। उसी की वजह से सारे दुश्मनों पर विजय मिली थी और रोम का इतना नाम हुआ था। अगर सीजर डिक्टेटर बनना चाहता था तो उसने 3 बार राजा बनने से मना क्यों कर दिया। वो तो पहली बार में ही राजा का क्राउन पहनकर बैठ जाता। फिर उसने सीजर की लिखी एक विल पढ़ी जिसमें लिखा था कि रोम के हर नागरिक को बहुत सारा पैसा दिया जाएगा और उसके सारे बगीचे जनता को उपहार में दे दिए जाएंगे। इसके बाद एंटनी ने सीजर की डेड बॉडी से कपड़ा हटाया और बताया कि सीजर का कितनी बुरी तरह से मर्डर किया गया था। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसे इन दोस्तों ने अपने दोस्त सीजर के साथ किया है। अब जनता को हकीकत का पता चल चुका था। अपने फेवरेट लीडर सीजर के चाकुओं से गोदे हुए शरीर को देखकर लोग भड़क उठे। ब्रुटस और कैशियस को गद्दार बोलते हुए जनता ने उन सबको रोम से बाहर भगा दिया। एंटनी और सीजर का गोद लिया बेटा ऑक्टेवियस कॉन्स्पिरेटर्स से बदला लेने की तैयारी करने लगता है। कैशियस और ब्रुटस भी अपनी आर्मी के साथ लड़ने की तैयारी करते हैं। अब तक ब्रुटस को लग रहा था कि उसने सीजर को जनता के हित में मारा है, लेकिन अब उसे कैशियस की हकीकत पता चलती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी पता चलता है कि ब्रुटस की पत्नी पोर्शिया ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद ब्रुटस और कैशियस सुलह कर लेते हैं और दोनों लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्स्पिरेटर्स हारने लगते हैं।
जब ब्रुटस को पता चलता है कि उसका दोस्त टाइटेनियस पकड़ा गया है तो वो तलवार से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन टाइटेनियस पकड़ा नहीं गया था, बल्कि उसके अपने दोस्त उसे घेर कर जीत का जश्न मना रहे होते हैं। कैशियस को गलतफहमी हो गई थी। जो दूसरों में गलतफहमियां डाला करता था वो खुद गलतफहमी का शिकार हो चुका था। जब टाइटेनियस को कैशियस की मृत्यु का पता चलता है तो वो भी सुसाइड कर लेता है। फिर वो बची खुची सेना लेकर लड़ाई के लिए निकलता है। जब उसकी सेना हार जाती है तो ब्रुटस भी आत्महत्या कर लेता है और कहता है कि शायद अब सीजर की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऑक्टेवियस और एंटनी वहां पहुंचते हैं। एंटनी कहता है कि ब्रुटस दिल से अच्छा था, क्योंकि बाकियों ने तो स्वार्थ और जेलसी की वजह से सीजर की जान ली थी, लेकिन ब्रुटस ने सच में जनता के हित को ध्यान में रखकर ऐसा किया था। उसे कॉन्स्पिरेटर्स ने छल से फंसा लिया था। ऑक्टेवियस कहता है कि ब्रुटस को शाही सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। इसके बाद सब लोग जीत का जश्न मनाने के लिए चले जाते हैं।